सबसे पहले आप सभी को इस कंपटीशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग जो है इस वीडियो में जो भारत की जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है, हम लोग इस इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत देखने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी में क्या क्या चीज है, इन तमाम चीजों को हम लोग जो है आज देखने वाले हैं। देखिए, हम लोग जो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, पहले ये बात समझिए। इस इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ते क्या है? इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत भारत के संविधान को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? जो भारत के संविधान है, भारत के संविधान को पढ़ते हैं। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत किसको पढ़ते हैं? इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग भारत के जो संविधान है, इस भारत के संविधान को पढ़ने का काम हम लोग जो है इस इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत करते हैं। तो इसी भारत के संविधान में की बात करेंगे तो भारत की संविधान में सबसे पहले हम लोग जो है प्रस्तावना को लेते हैं, क्योंकि प्रस्तावना की बात करेंगे तो संविधान का आत्मा कहा जाता है। इसी कारण से हम लोग जो है प्रस्तावना को देख लेते हैं, आत्मा है इसीलिए। तो आइए हम लोग जो है देखते हैं संविधान की प्रस्तावना। देखिए, जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो संविधान सभा की कई सारी बैठक हो रही थी। उसी में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और संविधान सभा की पहली बैठक में ही 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और इसी प्रथम बैठक में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 46 को उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष रखा था। कहाँ रखा था? संविधान सभा के समक्ष रखा था। यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष रखा था, लेकिन संविधान सभा ने इसे पारित नहीं किया और संविधान सभा ने पारित इसे जो है अपने दूसरे बैठक के दौरान आपको जो है 23 जनवरी बैठक के दौरान आपको 22 जनवरी संविधान सभा की दूसरी बैठक के दौरान यानी 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने पारित किया। संविधान सभा ने क्या किया? पारित किया। संविधान सभा ने पारित किया। देखिए, फिर से देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव कब रखे थे? 13 दिसंबर 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने पारित कब किया था? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने पारित किया और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर क्या बना? यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारत की प्रस्तावना बना। भारत की प्रस्तावना बना। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में क्या बना? भारत के प्रस्तावना बना। तो इतना बात तो देखिए, इससे पहले कुछ याद कर लेते। क्या चीज?
कि आपसे पूछेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष कब रखा था, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को रखने का काम किया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने पारित कब किया था? इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने पारित किया था 22 जनवरी 1947 को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर बाद में जाकर जो है भारत की प्रस्तावना बना। बाद में क्या बना? भारत की प्रस्तावना बना। तो आप इस बात को समझ चुके हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इस प्रस्तावना को। प्रस्तावना बन गया, अब देखते हैं प्रस्तावना में था क्या क्या, है क्या क्या। अब पहले था क्या क्या, अब क्या क्या है, इस बात को भी हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में। आइए देखते हैं प्रस्तावना के बारे में। इसमें अगर हम प्रस्तावना की बात करेंगे, अगर हम प्रस्तावना की बात करेंगे तो यह प्रस्तावना जो है 4 देशों से प्रभावित है। प्रस्तावना कितने देशों से प्रभावित है? तो यह 4 देशों से प्रभावित है। 4 देशों से प्रभावित है। 4 देशों से। भारत की प्रस्तावना कितने देशों से प्रभावित है? 4 देशों से। वो 4 देश कौन कौन है? सबसे पहले वही देख लेते हैं। वो 4 देश कौन कौन है? पहला है आपको अमेरिका। पहला कौन है? अमेरिका। दूसरा कौन है? तो दूसरा याद रखिएगा आपको, ऑस्ट्रेलिया है। दूसरा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया। तीसरा आपको याद रखना है, आपको रूस है। तीसरा कौन है? रूस है। चौथा याद रखिएगा आपको, फ्रांस है। चौथा कौन है? जो चौथा की बात करेंगे तो वह है फ्रांस। तो ये 4 देशों से प्रभावित क्या? भारत की प्रस्तावना कितने देशों से प्रभावित है? 4 देशों से प्रभावित है। और 4 देश कौन कौन है? अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है और फ्रांस है। अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है और फ्रांस है। अच्छा, कैसे प्रभावित है? हमें इस बात को भी जानना पड़ेगा ना कि कैसे प्रभावित हो। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है भारत की प्रस्तावना 4 देशों से कैसे प्रभावित है। देखिए, कैसे प्रभावित है 4 देशों से। तो सबसे पहले अमेरिका। अमेरिका से कैसे प्रभावित है? तो अमेरिका से ही सबसे पहले अमेरिका ही ऐसा देश था जो अपने संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा था। और इसी अमेरिका से संविधान से भारत की प्रस्तावना को, इसी अमेरिका के संविधान से भारत की प्रस्तावना को लिया गया है। अमेरिका के संविधान से भारत की प्रस्तावना को लिया गया। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को लिया गया है। प्रस्तावना को लिया गया। अमेरिका के संविधान से अमेरिका के संविधान से ही प्रस्तावना को लिया गया है। और उसे जो है संशोधित कर कर भारत एक चीज
थोड़ा सा माइक देख लेते हैं, बने रहिएगा। ना आइए आइए देख लेते हैं। देखिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने, जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह था, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने क्या कहा, इन्होंने कहा प्रस्तावना को लेकर, ये अमेरिका के घोषणा पत्र के समान है। यह अमेरिका के यह अमेरिका के यह अमेरिका के घोषणा पत्र के समान है। ये अमेरिका के घोषणा पत्र के समान है। इस बात को किसने कहा था, तो याद रखिएगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने इस बात को कहा कि अमेरिका के घोषणा पत्र के समान है। इसके बाद अगले विद्वान की बात करेंगे तो एक और विद्वान हुए जिनका नाम था, याद रखिएगा, वारकर, आर्नेस्ट वारकर। एक विद्वान थे जिसका नाम था आर्नेस्ट वारकर। कौन नाम था, याद रखिएगा, आर्नेस्ट वारकर। और आर्नेस्ट वारकर ने क्या कहा, इस बात को ध्यान दीजिए। देखिए आर्नेस्ट वारकर ने कहा प्रस्तावना को लेकर कि यह जो है एक प्रकार का कुंजी नोट है, भारतीय संविधान का कुंजी नोट। क्या कहा, कुंजी नोट है। आपसे पूछेगा किसने जो है कहा कि भारतीय संविधान का कुंजी नोट है, तो याद रखिएगा ये आर्नेस्ट वारकर ने कहा कि भारतीय संविधान के एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का कुंजी नोट है, एक प्रकार का कुंजी नोट है। आप बात को याद रखिएगा। इसके बाद एक और विद्वान हुए जिनका नाम था आपको जो है पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव। पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव। देखिए पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव ने प्रस्तावना को सम्मानित भाग बताया। क्या बताया, सम्मानित भाग बताया, सम्मानित भाग बताया। पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव ने प्रस्तावना को लेकर ये जो है इन्होंने क्या कहा, ये एक सम्मानित भाग है, संविधान की सम्मानित भाग है। इसके बाद एक और विद्वान हुए जिनका नाम था, आप सुनी होगी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर ने भारत की प्रस्तावना को लेकर क्या कहा, तो भीमराव अंबेडकर ने भारत की प्रस्तावना को लेकर कहा कि ये एक भारतीय संविधान का पवित्र भाग है। पवित्र भाग, क्या बताया इन्होंने, पवित्र भाग है, पवित्र भाग है। भारतीय संविधान का एक पवित्र भाग है, ये भीमराव अंबेडकर ने कहा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अगले विद्वान एक हुए जिनका नाम है, आप याद रखिएगा, एक और विद्वान हुए, इसका आप लोग जो है नाम याद रखिएगा, जिसका नाम था हमको जो है सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कृष्ण स्वामी अय्यर, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, आप याद रखिएगा। और कृष्णा स्वामी अय्यर, अब इन्होंने क्या कहा समझिए। इन्होंने कहा प्रस्तावना को लेकर कि यह जो है प्रस्तावना जो है लेकर इन्होंने कहा कि यह जो है हमें दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इन्होंने क्या कहा, यह जो है यह दीर्घकालिक सपनों का विचार है, सपनों का विचार है। यह बात याद रखिए किसने कहा था, तो सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की दीर्घकालिक सपनों का विचार। इसके बाद अगले विद्वान होंगे जिनका नाम आप लोग सुनी होगी, के एम मुंशी। के एम मुंशी। और के एम मुंशी ने इन्होंने कहा संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी
सॉरी, संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल। इन्होंने क्या कहा? भविष्य फल बताया, भविष्य फल बताया, याद रखिए। भविष्य फल किसने कहा? तो के एम मुंशी ने कहा। ये तमाम जवानों के मत को भी आप लोग याद रखिए। आइए तो याद कर लेते हैं। आपसे पूछेगा कि किसने कहा कि भारतीय प्रस्थानों को लेकर कि एक भारतीय संविधान का परिचय पत्र है? तो याद रखिएगा एन.ए. पालकी वाला ने। किसने कहा कि अमेरिका के घोषणा पत्र के समान है? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। किसने कहा कि अमेरिका के घोषणा के पत्र के समान है? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। कुंजी नोट किसने बताया? अर्नेस्ट वारकर ने। कुंजी नोट किसने बताया था? अर्नेस्ट वारकर ने। सम्मानित भाग किसने बताया? पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव। पवित्र भाग किसने बताया? भीमराव अम्बेडकर। पवित्र भाग किसने बताया? भीमराव अम्बेडकर। दीर्घकालिक सपनों का विचार है किसने कहा था? सर अलादी कृष्ण स्वामी। प्रस्तावना भारतीय संविधान के दीर्घकालिक सपनों का विचार है सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। किसने कहा कि संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य का भविष्य फल है? तो के एम मुंशी। किसने कहा? के एम मुंशी। तो इतना बात आशा करेंगे कि आपको याद हुआ होगा। इससे आगे हम लोग जो है बढ़ते हैं। आइए देख लेते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जो है पूरा प्रस्तावना को खत्म करेंगे। तो आइए हम लोग जो है देख लेते हैं। अब हम लोग जो है सुप्रीम, देखिए अब हम लोग जो है प्रस्तावना को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच जो टकराव हुआ था उन टकरावों को देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट तथा भारत सरकार के बीच मतभेद दोनों के बीच कैसा मतभेद हुआ? देखिए सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के बीच प्रस्तावना को लेकर कुछ मतभेद हुआ था और उन मतभेदों को हम लोग जो है इस यहाँ पर देखने का काम करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट तथा भारत सरकार के बीच क्या क्या मतभेद हुआ, सुनिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक वाद आया था जिसका नाम था बेरुबारी संघ। एक वाद आया था जिसका नाम था बेरुबारी संघवाद। एक वाद आया था जिसका नाम था बेरुबारी संघवाद। बेरुबारी संघवाद आया था। ये वाद कब हुआ था? 1960 की, याद रखिए। बेरुबारी संघवाद की बात करेंगे, ये संघवाद, अगर बेरुबारी संघवाद की बात करेंगे तो ये संघवाद 1960 ईस्वी में आया था। और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उस बात को देख लेते हैं। देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है प्रस्तावना संविधान की भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान की भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान की भाग नहीं है। बेरुबारी संघ 1960 में, बेरुबारी संघवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर जाकर एक वाद और हुआ जिसका नाम था गोलकवाद। और जो गोलकवाद हुआ था 1967 ईस्वी में, 1967 एक वाद हुआ था जिसका नाम था, आपको याद रखना है, गोलकनाथवाद। और गोलकनाथवाद की बात करेंगे तो गोलकनाथवाद। गोलकनाथवाद की बात करेंगे तो ये वाद 1967 में हुआ था। और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। गोलकनाथवाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अब
यही सुप्रीम कोर्ट और इसमें जो है, और ये कहता है कि इसमें 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 संसद संशोधन नहीं कर सकता, इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकता, इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। तो देखिए संसद को आपको इस दोनों के बीच इससे मतभेद होगा ही होगा। फिर जाकर आप एक और आपको वाद आता है जिसका नाम था केरल, सॉरी, केशवानंद, केशवानंद, केशवानंद केरल, केरल राज्यवाद, केरल राज्यवाद, केशवानंद केरल राज्यवाद। देखिए केशवानंद केरल राज्यवाद में 1973 कब आया था, देखिए ये आया था 1973 में। कब आया था? 1973 में। आपको याद रखना ये 1973 में आया था। और केशवानंद बाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की भाग है और संसद इसमें संशोधन कर सकता है। प्रस्तावना ने कहा कि जो प्रस्तावना है संविधान की भाग है, प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान की भाग है, संविधान की भाग है, भाग है, संसद इसमें संशोधन कर सकता है, संसद इसमें संशोधन कर सकता है, संशोधन कर सकता है, कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा संशोधन कर सकता है, लेकिन जो मूल प्रावधान है, मूल बात है, उसमें संशोधन नहीं कर सकता है, मूल ढांचा उसमें संशोधन नहीं कर सकता है। अब इस बात को याद रखिएगा। इस केरल जो है केशवानंद केरल राज्यवाद 1973 के तहत कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की भाग है, संसद इसमें संशोधन कर सकता है। तो पहली बार जो है, पहली बार 1900 पहली बार जो है एक संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में आपको 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन? पहले याद रखिएगा, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तीसरा कौन जोड़ा गया था? अखंडता, अखंडता। ये 3 शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। 1 मिनट। देखिए 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो आप इस सब बात को ध्यान में रखिएगा। आइए एक बार याद कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के बीच मतभेद क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का इसका निर्णय क्या रहा था प्रस्तावना को लेकर, ये भी कह सकते हैं। बेरुबाड़ी संघ 1960 में प्रस्तावना को लेकर संविधान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की भाग नहीं है। बस पूछेगा सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि प्रस्तावना संविधान की भाग नहीं है, तो बेरुबाड़ी संघ आपको 1960 में। सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो गोलकनाथवाद 1967 में। गोलकनाथवाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की भाग है और संसद इसमें संशोधन नहीं कर, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। वो कब कहा था? गोलकनाथवाद 1967 में। इसके बाद केशवानंद केरल राज्यवाद में 1973 में प्रस्तावना संविधान की भाग है, संसद इसमें संशोधन कर सकती है, इस बात को कहा गया था 1973 में। और जिसके तहत प्रस्तावना में संशोधन हुआ पहली बार 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये सब हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग जो है
इसके बाद हम लोग जो है अब देखने का काम करेंगे कि ये शब्द, कुछ शब्द जैसे समाजवादी, ठीक है, समाजवादी क्या हुआ, पंथ निरपेक्ष क्या हुआ, अखंडता क्या हुआ। देखिए, आइए हम लोग जो है देख लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, एक शब्द आया था आपको, एक है संविधान में संप्रभुत्व, संप्रभुत्व। दूसरा एक शब्द है गणराज्य, एक है गणराज्य। तीसरा है समाजवादी, समाजवादी। चौथा है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष। इसके बाद लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र। इसके बाद ये सब पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, संप्रभुत्व संपन्न क्या कहलाता है, संप्रभुत्व संपन्न क्या कहलाता है। सबसे पहले हम जो है इसी को देख लेते हैं कि संप्रभुत्व संपन्न होता क्या है। 1 मिनट रुकिएगा। आइए हम लोग जो देखते हैं सब शब्द के बारे में, कौन शब्द जो है इससे क्या कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं संप्रभुत्व। संप्रभुत्व मतलब होता है, देखिए, वैसा देश या राष्ट्र जिसके नीति निर्माण में दूसरे देश का हस्तक्षेप न हो, वैसा देश या राष्ट्र जिसके नीति निर्माण में नीति निर्माण में दूसरे देश का हस्तक्षेप न हो, दूसरे देश का हस्तक्षेप न हो, दूसरे देश का हस्तक्षेप न हो, तो वो कौन सा कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, संप्रभुत्व। उसको क्या कहते हैं, संप्रभुत्व। जिस हमारा देश भारत संप्रभुत्व संपन्न कब बना था, याद रखिएगा 1947 में भारत जो है संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बना। भारत संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कब बना था, तो 1947 में भारत संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बना था। इस बात को याद रखना है, क्योंकि इससे पहले अंग्रेजों का अधिकार था, अंग्रेज ही शासन भारत पर किया करते थे। तो हम कह सकते हैं कि भारत संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र नहीं था, और भारत संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कब बना, तो 1947 में। इसके बाद एक शब्द गणराज्य। अब देखिए, गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता हो, जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, जिस राष्ट्र के राष्ट्र राष्ट्रीय राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होता हो। जैसे हमारे भारत में के राष्ट्राध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। समाजवादी मतलब समानता, समान रूप से समान, याद रखिए, समान मतलब समान रूप से लोग रह रहे हैं, समाजवादी। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी नहीं, समानता याद रखिएगा, समानता, यहाँ पर कर लीजिए समानता, मतलब समान रूप से मिलकर उड़ रहे हैं। पंथ निरपेक्ष, देखिए, पंथ निरपेक्ष मतलब वैसा देश या राष्ट्र जिसका कोई अपना धर्म न हो, जिसका कोई अपना धर्म न हो, जिसका कोई अपना धर्म न हो, कोई अपना धर्म ना हो। इसे भारत का कोई अपना धर्म नहीं, बल्कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्र, लोकतंत्र के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। लोकतंत्र होता है क्या, यहाँ बस समझिएगा। लोकतंत्र जो है जिसमें जनता ही सर्वे सर्वा होता है, जनता ही सब कुछ होता है। जैसे भारत एक ऐसा देश है, तो भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। तो अब इतना जो है खत्म हो गया भारत की प्रस्तावना। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो लास्ट तक देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।
और ऐसे ही आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।